नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन। और आज इन कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वहीद जिलानी। वहीद जिलानी पिछले 30 दशकों से आर्ट एंड कल्चर की दुनिया में अपना परचम लहरा चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जाकर के इन्होंने ना केवल सिर्फ भारत का नाम रोशन किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये अवार्ड्स के साथ नवाजे जा चुके हैं। स्टेट अवार्ड हासिल कर चुके हैं 2018 में और आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक एक्टिविस्ट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भारत को प्रतिभागित कर रहे हैं। वहीद जी, इन कॉन्वर्सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो नाइस सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीद जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि 30 दशकों का आपका एक सफर है, संगीत के साथ जुड़ा हुआ। एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं आप दूरदर्शन के, और उसके साथ ही ये कहना बहुत अपने आप में एक गौरव की बात होती है कि आप भारत को कई सतहों पर, कई स्तरों पर जाकर प्रतिभागित करके आए हैं। तो कितना ऑनरेबल एक टास्क आपको लगता है ये एज एन आर्टिस्ट भारत को रिप्रेजेंट करना? देखिए, बहुत ही एक ऑनरेबल टास्क है इंडीड अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, और ख़ासकर जिस ज़मीन से आप जुड़े हैं वहाँ के कला को, वहाँ के फ़न को, वहाँ के फ़नकारों की बात करना और उसको पूरी दुनिया में फैलाना, ये एक इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मकाम है तो है ही हमारे लिए। लेकिन टास्क डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी आर्ट कल्चर के नाम डेडिकेट की हो तो उनका ओढ़ना बिछोना काम 24 घंटा यही रहता है। तो आज हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता ही नहीं चला कि ये 30 साल इस फील्ड से जुड़े हैं हम, तो कहाँ से गुजर गए। जी, जानना चाहेंगे आपसे वहीद जी कि ये 30 साल जो आपने इतना लंबा स्पैन एक संगीत को दिया है, और ख़ास तौर पर मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कश्मीर और जम्मू का जो ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक है उससे वाबस्ता वहीद जिलानी जी ने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भारत के उस ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक को आज भी जिंदा रखा है, कायम रखा है। और अपने ट्रेडिशनल फोक को आगे लेकर के जाना एक अपने आप में गौरव की बात है। लेकिन आपके इस 30 साल के सफ़र में इतना आसान भी नहीं रहा होगा अपने ट्रेडिशनल लेवल के इस संगीत को आगे लेकर के जाना। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप, आसान तो नहीं रहा, लेकिन जैसे कहते हैं कि एक सिपह सालार की जो ड्यूटी होती है वो तो उनको पता होता है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। बहुत से तूफ़ान आए इस आर्ट कल्चर के मैदान में भी, हमारी जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है इसमें भी, लेकिन हमने हमेशा ज़ोर दिया, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है और जो मेरे लाइक माइंडेड दोस्त हैं, कि जब तक हमारी जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक, ट्रेडिशनल आर्ट कल्चर उसको प्रिजर्व ना किया जाए, उसको अच्छे ढंग से प्रमोट ना किया जाए, तब तक जो एज ए नेशन, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग, इतनी ज़बानें बोली जाती हैं जम्मू कश्मीर में, पहाड़ी है, डोगरी है, कश्मीरी है, तो तब तक हम अपनी शिनाख्त को ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो हमेशा एक फ़नकार होना तो ठीक है, ऑनरेबल सबके लिए है, लेकिन एक फ़नकार होने के साथ साथ फ़न को प्रिजर्व करना और कुछ दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ के उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, क्रिएट करना, इसमें मैं समझता हूँ कि एक टास्क है, डिफ़िकल्ट टास्क रहा, लेकिन हमने काम किया इस पे और करते रहेंगे जब तक इस दुनिया में है। जी, जानना चाहेंगे कि आप भारत को कहाँ कहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हालांकि हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों में कुछ युवा कलाकार ऐसे होंगे जो आपको आइडलाइज कर रहे होंगे, तो उन्हें भी पता चले कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। देखिए, मैं समझता हूँ आई एम द मोस्ट लकीस्ट आर्टिस्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर। मुझे 10 बार यूके में जाने का मौका मिला है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किए मुझे, 2-4 बार उन्होंने किया। और ये बड़ी बात है कि आप सरकार की तरफ से यूके गए हुए। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कुछ प्रोग्राम्स वहाँ हुए। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे एक बार वहाँ भेजा गया लंदन रिप्रेजेंट करने के लिए। और उसके बाद जो हमारे सुनने वाले हैं, कश्मीरी गाने सुनने वाले हैं, म्यूज़िक लवर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो जर्मनी गया हूँ, रशिया गया हूँ, मुझे यूके में 4-5 बार जाने का मौका मिला है। तो गर्ज़ की जहाँ जहाँ हम गए, हम तो ये म्यूज़िक तो प्रमोट कर ही रहे थे, लेकिन
एक चीज़ आपको यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि यूके में जब मैं पहली बार गया तो वहाँ मैंने देखा कि जो कश्मीरी वहाँ रहते हैं, जो हमारी कम्युनिटीज़ से हैं, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, चाहे पंडित कम्युनिटी से हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 20 साल 10 साल 8 साल के, उनको कश्मीरी समझ ही नहीं आती थी, तो वो कश्मीरी गाना क्या सुनते। तो फिर हमने एक दो लोगों से बात की, मैंने कहा इनको शायद समझ ना आए, लेकिन लेट अस स्टार्ट सम वर्कशॉप्स आल्सो हियर, लैंग्वेज वर्कशॉप्स करें। तो हम जब कॉन्सर्ट भी करते थे, गाना भी गाते थे, कश्मीरी खाना भी वहाँ खाते थे, लेकिन उन बच्चों को समेट के शाम को हम बैठते थे कि हम कह रहे थे कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, कुछ भी काम करें, लेकिन अपनी जो ज़ुबान है उसको भूले माँ। बिल्कुल, अपनी जड़ों को मजबूत के। तो हमने वहाँ से छोटे छोटे वर्कशॉप्स का शुरुआत भी की, ताकि उनको लगे कि, और जो आइकॉनिक लेजेंडरी आर्टिस्ट हमारे रहे, लिटरेचर में हैं, शायर हैं, फनकार हैं, तो उनके हर बार हम उनको एक एक कलाकार के बारे में जानकारी मुहैया करते थे। ये रहमा राही साहब हैं, ये विजय कुमार मल्ला जी हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनके थोड़े से बायोडाटा उनको समझाते थे कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना कंट्रीब्यूशन है। राज बेगम जी हैं, कैलाश मेहराज जी हैं, शमीमा आज़ाद जी हैं। तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होना लगा उससे कि नहीं, हम भी अगर जम्मू कश्मीर से हैं तो हमारी ज़मीन में, हमारे वतन में भी बहुत कुछ बड़े लोग रहते हैं और रह चुके हैं, जो इसी क्षेत्र से जुड़े। तो एक छोटा मोटा एक कंट्रीब्यूशन था हमारा कि बच्चों को थोड़ा सा अपने कश्मीरी ज़ुबान, कश्मीरी लिटरेचर की तरफ रागिब किया जाए, उनको अट्रैक्ट किया जाए। और फिर गाना तो वो सुनते ही थे, और यही सिलसिला हमने एक जर्मनी में किया, एक तजुर्बा किया। वहाँ भी कुछ लोग थे, लेकिन वहाँ 25 मुल्कों से आए थे लोग, हर अपने आर्ट कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अच्छी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने वहाँ पेश की कि कश्मीरी और जम्मू कश्मीर का म्यूज़िक क्या है, संगीत क्या है, डोगरी क्या है, पहाड़ी में क्या गाया जाता है, कश्मीरी में क्या किया जाता है। तो आज तक यही करते आए हैं। और आपकी बातों से मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप अपनी कला को आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपनी विरासत अपनी जनरेशन्स को दे रहे हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है, उसका प्रचार करना सही तरीके से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसका प्रमोशन सही तरीके से करना ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, वो एक तो प्रमोशन सही तरीके से करना है, क्योंकि जब तक आप सही प्रमोशन नहीं करेंगे और सही कलाकारों को प्रमोट नहीं करेंगे, इसमें बहुत कलाकार तो बहुत हैं हमारे मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, हज़ारों में हैं, लेकिन हज़ारों में सारे परफेक्ट नहीं होते हैं, सब मेरी तरह कुछ खामियां तो रही होंगी हर एक में, लेकिन जो जेन्युइन कलाकार हैं, जिन्होंने 30 साल 40 साल अपनी सारी ज़िंदगी इस कला के क्षेत्र को दी है, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें एक्सपेरिमेंट्स करना है, हमें यंग जनरेशन को लेके आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी जो यंग लोग जो डिज़र्व करते हैं, उसके लिए हमें एकेडमीज़ का इनेकाद करना है, इंस्टीट्यूशंस को खोलना है, उनको ट्रेन करना है, और फिर वो अपनी डेस्टिनी खुद ही ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही वही जी। और इससे पहले कि मैं इसी से जुड़ी हुई एक और बात आपसे पूछूं और एक और सवाल करूं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे दर्शक जो बड़ी देर से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने का, तो अपनी मखमली आवाज़ में कुछ न कुछ हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर सुनाइए। ज़रूर। आप किस लैंग्वेज में सुनेंगी? हम तो चाहेंगे कि हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करें। आप चाहें तो कश्मीरी में गाएं, चाहें तो आप डोगरी में गाएं। चलिए, कश्मीरी में एक दो लाइनें गाऊंगा मैं जी। प्यारी छमन नंदरीवान यार आज वलो सोनिए आरकच करथस मेछु मार मोत चोनुए प्यारी छमन नंदरीवान। तो मैं बात कर रहा था कि हमें तजुर्बे भी करने हैं, लेकिन साथ साथ हमें जो हमारी जड़ें हैं वो मजबूत करनी है। संगीत के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। तो एक्सपेरिमेंट करिए, आप हर मुल्क में गाइए, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाइए,
लेकिन जो हमारी मेलोडी है, चाहे डोगरी में है, चाहे कश्मीरी में है, चाहे पहाड़ी में है, जो ओरिजिनल टेस्ट हमारे म्यूज़िक का है उसको गंवाना नहीं है, उसको ज़िंदा रखना। और फिर आप कुछ भी तजुर्बा करिए, आप उड़िए, फ़ज़ाओं में उड़िए, लेकिन जो बेसिक हमारा है इसको चेंज मत करिए। जो हमारी मेलोडी है, जो हमारे ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, उसको ख़राब नहीं करना है। ये जो आप बात कह रहे हैं ना भाई जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रशासनिक तौर पर एक जिम्मेदारी बननी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम अगर हाल फिलहाल की ही बात करें, हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें, तो कल्चर को प्रमोट करने के लिए इस तरह की सिंगिंग को, ट्रेडिशनल फोक आर्ट को आगे लेके आने के लिए उस हद तक कार्य नहीं किए गए हैं। इवन दो व्हेन वी आर अ यूनियन टेरिटरी, अभी तक भी कल्चरल एस्पेक्ट को लेकर के जम्मू कश्मीर में कोई इतना बड़ा कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे कि हम ये कह सकें कि ये जो जड़ें मजबूत करने वाली बात है ये कहीं नजर आ रही है। देखिए, मैं इस 32 साल के तजुर्बे की बात करूंगा आपसे कि जो भी गवर्नमेंट्स मैंने देखी, कभी कभी मैं आई हैव बीन वेरी क्लोज टू सर्टन पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, या जो मिनिस्ट्रियल लेवल के लोग थे, मैंने कभी नहीं पाया कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी कल्चर है। उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं और आर्ट कल्चर को उतना वो अहमियत नहीं दे रहे हैं। Maybe because of the terrain, maybe because this is a sensitive area, this is a sensitive place. देखिए कल्चर कहीं ना कहीं हाँ सेंसिटिव है। हमारी अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आर्ट कल्चर लिटरेचर ये हमारी शिनाख्त है, पहचान है। इसको बचाना किसी भी हाल में हर फर्द, चाहे वो जम्मू में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो पुंछ में है, भद्रवाह में है, इसको बचाने के लिए हमें हर वक्त काम करना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात मैं करूं कि हाल ही में अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं तो इनको बिल्कुल इग्नोर किया गया। जैसे हमारी कल्चरल एकेडमी है, जैसे ICCR का यूनिट जम्मू में भी था, श्रीनगर में भी था, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर। आप हमारे टेलीविज़न सेंटर्स और रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशंस की हालत देख लीजिए। तो गर्ज की हर इस डिपार्टमेंट को जो कल्चर से वाबस्ता है, मैं आपके इस प्रोग्राम से की वसातत से अपनी जो हमारे LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी तरफ ध्यान दें और जेन्युइन लोगों को एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स रखें। कल्चर इंस्टीट्यूशंस उस पर्टिकुलर रियासत के या यूनियन टेरिटरी के वही लोग चला सकते हैं जिनको वहाँ के कल्चर के बारे में जानकारी हो, वहाँ के फ़नकारों या वहाँ के फ़न के बारे में, वहाँ के ज़ुबान के बारे में जानकारी हो। तभी वो लोगों को, अच्छे लोगों को, सही लोगों को आगे लेके इस कल्चर को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं और कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जाकर के रिलेट कर पाएंगे टू द लोकल आर्टिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर आर्टिस्ट की बात करें तो हमारे लोकल यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिंगिंग की फील्ड में ही एम्पल ऑफ टैलेंट इज हियर। अम्पटीन सिंगर्स वी हैव, और ऐसे सिंगर्स हैं जो जिनका हम ये कह सकते हैं कि उनका अपना एक ऑरा बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। इस शिद्दत से वो लोग गा रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक तबका आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी का वैसा भी है जिनको अब इस कोविड महामारी के दौरान में खाने के वांदे पड़ गए हैं। बिल्कुल। ऐसे आर्टिस्ट के बारे में प्रशासनिक तौर पर कोई ऐसा ठोस कदम जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से नहीं नजर आया। हालांकि केंद्र सरकार से कुछ इमदाद जरूर पहुंची है आर्टिस्ट के पास, लेकिन एक टाइम बाउंड मैनर में एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स द आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी हु हैव सोल अर्निंग फ्रॉम देयर आर्टिस्टिक फील्ड, उस बारे में कहीं नहीं सोचा गया। सोचा भी नहीं गया और मुझे नहीं लगता कि आगे सोचेंगे। लेकिन मैं जो मेरी राय है, पर्सनल ओपिनियन है, जब तक आप अगर नज़र दौड़ाएंगे जम्मू कश्मीर में कितने लोग, कितनी फैमिलीज जुड़ी हैं आर्ट कल्चर के मैदान से, जब तक हम अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक हमारी सरकार इन इंस्टीट्यूशंस की जो रेगुलर फंडिंग है उसको वापस नहीं करेंगी, बरकरार नहीं करेंगे, तब तक, बिकॉज जब आपके पास पैसा है, जब आपके पास बजट है, तभी तो आप अच्छे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, तभी तो आप आर्टिस्ट लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। These institutions are
एट द वर्ज ऑफ क्लोजर नाउ बिकॉज देयर इज़ नो फंडिंग। जो अच्छे लोग थे वो रिटायर हो गए, नई एम्प्लॉयमेंट होती नहीं है। दूसरा ये है कि सबसे जो ट्रेजिक बात है कि फंडिंग नहीं होती है क्योंकि इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इस बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि अगर दूरदर्शन श्रीनगर है या दूरदर्शन जम्मू है, ये चलेगा तब जब फनकार आएगा, जब वहाँ ड्रामे बनेंगे, जहाँ वहाँ लिटरेरी प्रोग्राम होंगे, जब वहाँ म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स का ऑर्गेनाइज जैसे करते थे। तो जो लोग इसी पे डिपेंडेंट हैं, आपने सही फरमाया कि उनको खाने के लाले पड़े हैं। जो फनकार शहनशाहों की ज़िंदगी बसर करते थे अपने फ़न के बलबूते पे, आज उनके पास नहीं है पेमेंट्स। जो इवन वहाँ अपना पैसा उनके ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ा हुआ है वो नहीं दे रहे हैं। तो जब मेरी यही गुजारिश रहेगी फिर से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारी यूटी गवर्नमेंट हो, हमारे जो कल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या अपने हमारे यूटी के कल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करिए, इनकी तरफ तवज्जो दे दीजिए। इनकी जो प्रॉपर प्रोग्रामिंग है उसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। जी वैद जी, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर के परफॉर्म करके आए हैं, वो भी सरकार के थ्रू आप जब गए हैं, आप वाबस्ता रहे हैं सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन से और उसके बाद कल्चरल फ्रेटर्निटी से। कितना डिफरेंस आपको नज़र में आता है इंटरनेशनल लेवल पे कल्चरल प्लेटफॉर्म्स पे और हिंदुस्तान में कल्चरल प्लेटफॉर्म्स पे? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले तो जो हमारा विजन है कल्चर के बारे में, हमारा डिफरेंट है और जो बाहर के लोग हैं उनका डिफरेंट है। वहाँ उनका आर्ट कल्चर ही उनकी शिनाख्त है और हमारे यहाँ चाहे हिंदुस्तान में कोई भी शहर हो, एवं हमारा जम्मू कश्मीर हो, हम आर्ट कल्चर को एक पार्ट टाइम जॉब समझते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। इससे मुझे एक किस्सा भी याद आ रहा है कि यहाँ सिंगर की एंगेजमेंट होने लगी थी, तो उसको पूछा गया कि हाँ बेटा आप क्या करते हो, तो उसने कहा कि मैं सिंगर हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन और क्या करते हो? बिल्कुल सही, यही बात है, क्योंकि एक जॉब गारंटी नहीं है हमारे इस आर्ट कल्चर फील्ड में। देखिए, जो आर्ट कल्चर की पोस्ट पे मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था, वहाँ कोई और है जिसकी रुचि किसी और क्षेत्र में है। तो जो जानने वाले लोग हैं उनको भी वहाँ नहीं अपॉइंट किया गया है। जो हमारा विजन है, देखिए बाहर सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि हर एक शहर, हर एक काउंसिल, हर एक टाउन की एक अपनी कल्चरल पॉलिसी है। आप यूरोप में जाइए, हर एक मोहल्ले, मैं तो समझता हूँ कि मोहल्ले की कल्चरल पॉलिसी, वहाँ टाउन एरियाज़ में कल्चरल प्रोग्राम में फंडिंग कितना करना है, कौन सा फेस्टिवल कब होगा, ये साल भर का कैलेंडर बना होता है। हमारे पास कल्चरल पॉलिसी ही नहीं है। हमारे पास सरकार ने हाल फिलहाल में कल्चरल पॉलिसी की बात कही, उन्होंने कहा कि एक मेजर कल्चरल पॉलिसी बनाई गई है। बनाएंगे, लेकिन फिल्म पॉलिसी अलग है, कल्चरल पॉलिसी अलग है। दिस इज वास्ट डिफरेंस। लोग लेकिन कंफ्यूजन में हैं, क्या ये फिल्म पॉलिसी ही कल्चरल पॉलिसी है? नहीं, फिल्म एक सेक्टर है हमारे कल्चर का जी। फिर हमारे सेक्टर्स और हैं, थिएटर है, म्यूजिक है, ड्रामा है, लिटरेचर है। ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, फिल्म एक सेक्टर हो सकता है। फिल्म को प्रमोट करने के लिए या फिल्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं फिल्म मेकिंग के साथ, उनको एनकरेज करने के लिए या बाहर के लोगों को यहाँ इनवाइट करके इन्वेस्ट करने के लिए कहना, फिल्में बनाना, ताकि हमारे आर्टिस्ट भी आए, हमारे टेक्नीशियंस आए, वो अलग बात है। वो तो एक सेक्टर है फिल्म। लेकिन कल्चर पॉलिसी इज़ समथिंग डिफरेंट, जो कि अभी तक नहीं बनी। हाँ, एलजी साहब, मैं भी उनसे एक दो बार मिला हूँ, जो चीज़ें डिस्कस हुई ग्राउंड लेवल पे अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर, एक ऑफिशियल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो हम डिस्कस करते हैं बड़े बड़ी मीटिंग्स में, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में, उसको ग्राउंड लेवल पे और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को उतना सशक्त बना लें, बिल्कुल, कि वहाँ पर लोग इस तरह के काम कर रहे हों जो इस फील्ड से वाबस्ता हों पूरे तौर पर। और यहाँ मैं आपसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि हमारी कल्चरल एकेडमी में छोटे मोटे स्कॉलरशिप्स, हमारे जो बुज़ुर्ग आर्टिस्ट हैं, एल्डरली लोग हैं, और कुछ ग्रांट मिलता है हमारे कुछ एसोसिएशंस को जो कल्चर के लिए काम करते हैं। अभी 4 साल से 3 साल से उनको मिला नहीं। तो इन इश्यूज़ को टेकअप करने की ज़रूरत है। किताबें बंद हैं। अच्छा, सब्सिडी के लिए किताबें गई हैं,
तो अभी तक कोई वहाँ, सब कह रहे हैं कि एलजी साहब के ऑफिस में फाइलें पड़ी हैं, तो अब 4 साल 3 साल एलजी साहब के पास फाइलें क्या करेंगी? तो उनको भेज दीजिए, एक मनसूबाबंद तरीके से, प्लान्ड तरीके से काम करिए जैसे इंस्टीट्यूशंस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उस ऑफिसर को इंस्टीट्यूशन में अपॉइंट करिए या ट्रांसफ़र करिए जिनको एटलीस्ट 100% नहीं तो 50% नो हाउ हो आर्ट कल्चर का। जिस बेचारे को आर्ट और कल्चर के बारे में पता ही नहीं है, वो आर्ट और कल्चर के साथ क्या इंसाफ कर सकता है? ये सबसे बड़ी बात है। काफ़ी जिम्मेदारी का काम है। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही, लेकिन जहाँ पर नज़र डालना सबसे ज़्यादा अहम होगा अगर हम अपनी सभ्यता को बचाना चाहते हैं। मैं तो कहूँगा बिंदिया जी, यहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो कहते हैं कि मेरी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरे बहुत ज़्यादा ये लोग जुड़े हैं, लेकिन जितने लोग और बल्कि सभी लोग आर्ट कल्चर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि अपने आर्ट कल्चर के साथ सब लोग प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसकी तरफ तवज्जो देने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सही बात आपने वहीद जी कही, और मैं चाहूँगी कि हम अपने इस इन कॉन्वर्सेशन को आपकी उस मधुर आवाज़ के साथ ही ख़त्म करें, क्योंकि चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ और ज़रूर सुनाएं। ज़रूर। मेरी फरमाइश रहेगी कि एक गज़ल ज़रूर सुनाइए। ज़रूर। दागे दिल दागे जिगर दागे तमन्ना लेकर, दागे दिल दागे जिगर दागे तमन्ना लेकर हम चले अंजुमने यार से क्या क्या लेकर, हम चले अंजुमने यार से क्या क्या लेकर, दागे दिल दागे जिगर दागे तमन्ना लेकर। खूब मैं तो शुक्रिया। कहना चाहूंगी, शुक्रिया। समय जो है वो इजाजत बिल्कुल। नहीं दे रहा, और इन कॉन्वर्सेशन को इसी समय ख़त्म करने का ये एक समय आ चुका है, और ये घड़ी बहुत मुश्किल है मेरे लिए आपको अलविदा कहना, लेकिन चाहूँगी कि इसी तरह की मुलाकातों में आप सभी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें और देखते रहें इन कॉन्वर्सेशन। आपका इन कॉन्वर्सेशन में आने के लिए वहीद जी बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर न्यूज़ नाउ और आप जो पर्सनली एफर्ट्स करते हैं आर्ट कल्चर पे बात करने के लिए। आप लोगों को बुलाएंगी और उनके साथ डिस्कस करेंगी, डिफरेंट ओपिनियंस आएंगी, इससे भी हमारे आर्ट कल्चर में एक नया बाब, एक नया चैप्टर शुरू होगा। आपका धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद वहीद जी। और इन कॉन्वर्सेशन के अगले शुमारे तक बिंदिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार, दिस इज बिंदिया तिकू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।